सभी को नमस्कार। हम हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे थे वर्ण विचार, और वर्ण को हमने दो भागों में बांटा था, स्वर और व्यंजन। स्वर हम पढ़ चुके हैं। व्यंजन जो है इनका वर्गीकरण चल रहा था, तो इनका जो वर्गीकरण है वो हम उच्चारण के आधार पर कर चुके हैं कल की क्लास में, और प्रयत्न स्थान के आधार पर कर चुके हैं। यानी स्वरों का, व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो दो पार्टों में हम कर चुके हैं। वर्णों का वर्गीकरण पार्ट 1 और व्यंजनों का वर्गीकरण पार्ट 2। आज हम व्यंजनों का जो तीसरा जो वर्गीकरण है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो तीसरा जो वर्गीकरण है व्यंजनों का वो हम करेंगे जो हमारी स्वर तंत्रिकाएं हैं। उन स्वर तंत्रिकाओं में जैसे ही वर्णों का उच्चारण होता है तो कंपन पैदा होता है। तो स्वर तंत्रिकाओं में होने वाले कंपन के आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो लिखिए, स्वर तंत्रिकाओं स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। तो स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर, यानी जो हमारी स्वर तंत्रिकाएं हैं उनमें कंपन के आधार पर हमें अब व्यंजनों को बांटना है। तो लिख, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग कौन कौन से? नंबर 1 घोष कह सकते हैं, सघोष कह सकते हैं। घोष व्यंजन। और नंबर 2 अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन, घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है घोष और अघोष व्यंजनों में से, कि घोष व्यंजन कौन से और अघोष व्यंजन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं घोष व्यंजन। घोष व्यंजन। तो हम कह सकते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में, या जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा गले से कह सकते हैं या कंठ से कह सकते हैं। हवा गले से निकलने पर स्वर तंत्रिकाओं में कंपन पैदा होता है। कंपन पैदा होता है। उन्हें घोष कह सकते हैं और इनको सघोष भी कह सकते हैं। घोष या सघोष व्यंजन
कहा जाता है। घोष या सहघोष व्यंजन कहा जाता है। कहने का अभिप्राय ये है कि जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो हमारे फेफड़ों से जो हवा उठेगी, उठने के बाद वो हवा जब गले से या कंठ से बाहर निकलेगी तो उस हवा के कंठ या गले से निकलने पर हमारे जो स्वर तंत्र हैं, उन स्वर तंत्रिकाओं में, स्वर तंत्रों में क्या होगा? कंपन होगा। और इस कंपन की वजह से ही इनको क्या कहा जाता है? घोष व्यंजने कहा जाता है या सहघोष व्यंजने कहा जाता है। सहघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग यानी जैसे हमने कल पढ़े थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये वर्ग कितने हो गए थे? 1, 2, 3, 4 और 5। इन 5 वर्गों की बात चल रही। तो क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ और ङ। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ और ये। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ और ण। इसी तरह त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध और न। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ और म। ये तो 5 वर्ग हो गए। इसके अलावा हमने अंतस्थ पढ़े थे, ये, रे, ले और व। उसके बाद में हमने उसमें व्यंजन पढ़े थे, जैसे स, श, स और है। स और है, यानी तीनों स और है। तो घोष व्यंजनों के अंदर किसकी गणना होगी? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। जैसे क वर्ग है तो क वर्ग के ये तीनों, च वर्ग हैं तो च वर्ग के ये तीनों, ज, झ, ये। ट वर्ग हैं तो इसके ये तीनों, ड, ढ और ण। त वर्ग हैं तो त वर्ग के ये तीनों, द, ध और न। प वर्ग हैं तो प वर्ग के ये तीनों व्यंजन, ब, भ और म। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। इसके अलावा ये जो अंतस्थ हैं, इनमें से व, कौन सा? व के अलावा जो अंतस्थ हैं उनमें से व, ल, रे और ये 4 ये क्या है? घोष है। तो हम इनको चारों को भी ऐसे लिख सकते हैं, ये, रे, ले और व। ये, रे, ले और व। इसके अलावा जो उसमें जो व्यंजन थे, इनमें से है, तो ये कितने हो गए? प्रत्येक वर्ग से हम 3 लें तो 5 वर्गों में 15, तो ये हो गए। कितने हो गए? 15, 16, 17, 18, 19 और 20।
तो ये कितने हो गए? 20। कितने हो गए? 20। व्यंजनों में कितने हो गए? 20। इसके अलावा सभी स्वर, सभी स्वर, और सभी स्वर का अभिप्राय है कुल स्वर। तो कुल स्वर कितने थे? 11 थे। तो 11 ये हो गए। टोटल कितने हो गए? 31। कितने हो गए? 31। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि जो घोष व्यंजन है या सघोष व्यंजन है, इनकी कुल संख्या कितनी है, तो इनकी कुल संख्या वो कितनी है? 31 है। कितनी है? 31 है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार ले सकते हो। अब हम पढ़ते हैं अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन यानी जिन व्यंजनों का, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कह सकते हैं, वायु कह सकते हैं, हवा गले से कह सकते हो, कंठ से कह सकते हो। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा गले से बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, तो स्वर तंत्रिकाओं में, स्वर तंत्रिकाओं में, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन पैदा नहीं होता है। कंपन पैदा नहीं होता है, नहीं होता है। स्वर तंत्रिकाओं में कंपन पैदा नहीं होता है। उन्हें अघोष व्यंजन कहा जाता है। अघोष व्यंजन कहा जाता है। उन्हें अघोष व्यंजन कहा जाता है। तो अघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, और प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण कौन सा? जैसे क वर्ग है तो क वर्ग में क और ख, च वर्ग है तो च वर्ग में च और छ, ट वर्ग है तो ट वर्ग में ट और ठ, त वर्ग है तो इस त वर्ग में त और थ, और प वर्ग है तो प वर्ग में प और फ। यानी प्रत्येक वर्ग में से दो दो जो वर्ण है, दो दो जो व्यंजन है, वो क्या है? अघोष है। तो आप कह सकते हो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या है? अघोष है। इसके अलावा जो उसमें जो व्यंजन है जिसके अंतर्गत, यानी श, श और श, ये तीनों क्या है? अघोष है। श, श और श। तो प्रत्येक वर्ग में से दो आ रहे हैं तो 5 वर्ग हैं। 5 वर्गों में से कितने हो गए? इनकी संख्या 10 है, और 3 ये हैं तो कितने हो गए? कुल कितने हो गए? 13। कितने हो गए? 13। अगर पूछ लिया जाए कि अघोष व्यंजनों की या अघोष वर्णों की संख्या कितनी है, तो अघोष व्यंजनों की संख्या वो कितनी है? 13 है। और एक विशेष बात ये कि जैसे हमने विसर्ग के बारे में पढ़ा था, विसर्ग ये मानक चिन्ह है इसके लिए। तो विसर्ग भी क्या है?
एघोष ध्वनि है। क्या है? एघोष ध्वनि है। विसर्ग को भी क्या माना जाता है? एघोष ध्वनि माना जाता है। लेकिन विसर्ग अपने अपने क्या नहीं है? वर्ण नहीं है। व्यंजन न तो ये स्वर है और न ये व्यंजन है, तब इसकी गणना नहीं होती है। एघोष व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन यानी 10 तो जो व्यंजन है इनकी गणना होती है। इसके अलावा 3 जो ये स हैं, जो उसमीय व्यंजन है, इनकी गणना होती है। तो कुल संख्या कितनी है? 13 है। तो ये स्वर तंत्रिकाओं में जो कंपन पैदा होता है उस कंपन के आधार पर इनका 2 भागों में विभाजन किया गया है, घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए सीधा कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, स्वर कितने हैं, तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और ये पूछ लिया जाए हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं, तो 25 तो स्पर्श व्यंजन है, 4 जो अंतस्थ व्यंजन है और 4 ही क्या है? उसमें व्यंजन है। इनकी ही गणना होती है, संयुक्त जो व्यंजन है उनकी गणना नहीं होती है। तो मूल रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। 25 ये हो गए 5 वर्गों के, 25, 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, चारों। तो ये कितने हो गए? 33। अगर ये पूछा जाए कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या पूछ ली जाए या कुल वर्ण पूछ लिए जाए, तो वो हिंदी वर्णमाला में कितने माने जाते हैं? 44। कितने माने जाते हैं? 44। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। तो व्यंजनों के वर्गीकरण में हम 3 प्रकार के वर्गीकरण है वो पढ़ चुके हैं। उच्चारण के आधार पर, नंबर 2 प्रयत्न स्थान के आधार पर, नंबर 3 जो हमने अभी पढ़ा है स्वर तंत्रिकाओं में पैदा होने वाले कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम पढ़ चुके हैं। अब नंबर 4 जो वर्गीकरण है वो है श्वास कह सकते हैं, श्वास अथवा वायु, श्वास अथवा वायु की मात्रा के आधार पर, श्वास अथवा वायु की मात्रा के आधार पर। श्वास अथवा वायु की मात्रा के आधार पर चौथा वर्गीकरण। तो आप कह सकते हैं श्वास या वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। 2 भागों में बांटा जा सकता है। अब श्वास या वायु की मात्रा से क्या अभिप्राय है कि जब हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो व्यंजन का उच्चारण करते समय कुछ व्यंजन तो ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय यानी बहुत कम श्वास या वायु है वो खर्च करनी पड़ती है, कम वायु खर्च करके भी हम उसका उच्चारण कर सकते हैं। कुछ व्यंजन ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते हैं तो वायु की जो मात्रा है वो अधिक खर्च होती है, श्वास है उसकी मात्रा थोड़ी अधिक खर्च होती है। तो इस आधार पर ही इनको 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन कह सकते हैं, वर्ण कह सकते हैं। नंबर 2 महाप्राण व्यंजन, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प यानी कम, महा यानी अधिक। तो
जिन व्यंजनों का या जिन वर्णों का उच्चारण करने में श्वास की मात्रा या वायु की मात्रा कम खर्च होगी वो तो क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। और जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में श्वास या वायु की मात्रा अधिक खर्च होगी, इनमें तो कम खर्च होगी और इनमें अधिक खर्च होगी, इनमें अधिक खर्च होगी। तो कम खर्च होगी वो तो अल्प प्राण है और अधिक खर्च होगी वो क्या है, महाप्राण है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण तो हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास कह सकते हो या सांस कह सकते हो, श्वास की मात्रा कम लगानी पड़ती है। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगानी पड़ती है, उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। अल्प प्राण कहा जाता है। अब अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण या पांचवा व्यंजन क्या होता है? अल्प प्राण होता है। वर्ग से अभिप्राय जो अभी हमने पढ़ा था, जैसे क वर्ग है तो क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ और अंग। इसके अलावा जैसे च वर्ग है तो च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ और ये। ट वर्ग है तो ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ और अण। इसी तरह त वर्ग है तो त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध और न। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ और म। इसके अलावा ये 25 तो स्पर्श व्यंजन थे, उसके बाद में 4 अंतस्थ भी थे जो ये, रे, ले और वह है। उसके अलावा उसमें व्यंजन भी हैं जैसे स, और है। ये क्या है? उसमें है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, जैसे हम उच्चारण करते हैं, एक तो कहते हैं कै, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। कै का उच्चारण करने में ख की अपेक्षा कम समय लगता है। ख का उच्चारण है उसमें वायु कम खर्च होती है, लेकिन ख का उच्चारण करते हैं उसमें थोड़ी सी वायु अधिक खर्च होती है। ग का उच्चारण करते हैं इसमें कम वायु खर्च होती है, लेकिन घ का उच्चारण करते हैं इसमें अधिक वायु खर्च होती है। लेकिन जब जो अंग हैं इसका उच्चारण करते हैं तो वायु है, सांस है, वो कम मात्रा में खर्च होती है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, जैसे आप अभ्यास करके देखोगे, एक तो आप बोलोगे क और एक बोलोगे ख। तो क की अपेक्षा ख जब बोला जाता है तो श्वास है जो
उसकी मात्रा अधिक खर्च होती है। इसी तरह गए की अपेक्षा, आप बोलोगे गए बोल के आप अभ्यास करके देखना, एक तो बोलना गए और एक बोलना गए। तो गए की अपेक्षा गए का जब उच्चारण किया जाता है तो श्वास की मात्रा अधिक खर्च होती है, और ये जो अंगे हैं इसका उच्चारण करते हैं तो श्वास की मात्रा है वो फिर कम खर्च होती है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन या पांचवा वर्ण क्या होता है? अलग प्राण होता है। इसके अलावा चार जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ये रे, ले और वे। आप उच्चारण करके देखिए, ये, रे, ले और वे। ये रे और ले और वे का उच्चारण करेंगे तो क्या है? चारों में क्या है? वायु की मात्रा है, सांस की मात्रा है वो कम खर्च होगी। इसके अलावा सभी स्वर, सभी स्वर, तो सभी स्वर कितने हैं कुल? 11। तो 11 वो हो गए। तो प्रत्येक वर्ग से पहला, तीसरा और पांचवा यानी व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 15। 15 ये हो गए, 4 ये 19, 19 और 11 कुल कितने हो गए? कुल हो गए 30। अगर पूछ लिया जाए कि अलप प्राणों की कुल संख्या कितनी है, तो अलप प्राणों की कुल संख्या है वो कितनी है? 30 है। अलप प्राणों की कुल संख्या है वो कितनी है? 30 है। अब देखिए महाप्राण, दूसरा जो भाग है वो है महाप्राण। महा यानी अधिक, जिन व्यंजनों के कह सकते हैं या वर्णों के कह सकते हैं कि उच्चारण में श्वास कह सकते हैं या फिर सांस कह सकते हैं की मात्रा जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस की मात्रा अधिक लगानी पड़ती है, अधिक लगानी पड़ती है, उन्हें महाप्राण कहा जाता है। महाप्राण कहा जाता है, उन्हें महाप्राण कहा जाता है। अब महाप्राण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन या दूसरा और चौथा वर्ण। जैसे क वर्ग हैं तो क वर्ग में से दूसरा ख है और चौथा ग है। इसी तरह च वर्ग है तो इसमें दूसरा जो व्यंजन है वो छ है और चौथा है वो जय है। इसी तरह ट वर्ग है तो ट वर्ग में दूसरा जो व्यंजन है वो ठ है और चौथा जो है वो है ढ। इसी तरह तय वर्ग है तो तय वर्ग में दूसरा थ है और चौथा है वो द है। पै वर्ग है तो पै वर्ग में दूसरा फ है और चौथा है वो भय है। तो प्रत्येक वर्ग में से दो दो जो व्यंजन है, दो वर्ण यानी दो जो वर्ण है वो क्या है? महाप्राण है। तो 5 जो वर्ग हैं, इन 5 वर्गों में से प्रत्येक में 2 है तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? यहां 10। कितनी हो जाएगी? 10। इसके अलावा जो उसमें व्यंजन है, 4 जो उसमें व्यंजन है, ये जो स, स और है, ये क्या है? महाप्राण है। स और है, इनकी संख्या कितनी होगी? ये और जुड़ जाएंगे साथ में तो 4 ये जुड़ जाएंगे, कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 14। कुल संख्या 14 होती है। अगर पूछ लिया जाए कि महाप्राण
जो वर्ण हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या कितनी है? 14 है। कितनी है? 14 है। और कोई विकसित ध्वनि पूछ ले कि महाप्राण के अंतर्गत कौन सी विकसित ध्वनि है जिसका उच्चारण महाप्राण की तरह किया जाता है? तो जैसे टय वर्ग देखिए, टय वर्ग में एक ध्वनि है ढह। क्या है? ढह। इस ढह से ही एक ये ध्वनि क्या है? विकसित ध्वनि है। क्या है? विकसित ध्वनि है। इसका उच्चारण भी क्या होता है? महाप्राण की भांति ही होता है। तो ये हो गया हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण। तो यहां से भी अक्सर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से अलप प्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है? तो अलप प्राण तो वो होंगे जिनमें सांस की मात्रा कम लगानी पड़े, और महाप्राण वो होंगे जिनमें सांस की मात्रा उच्चारित करते समय अधिक लगानी पड़े। तो अलप प्राण में आप याद रखना, पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग आता है। इसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन है वो क्या है? अलप प्राण है। इसके अलावा सभी स्वर हैं 11 के 11, वो क्या है? अलप प्राण है। तो अलप प्राणों की कुल संख्या हो जाती है, वो कितनी हो जाती है? 30 हो जाती है। और महाप्राण यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन क्या है? महाप्राण है। तो कुल 5 वर्ग हैं। 5 वर्गों में प्रत्येक वर्ग में से 2 हैं, तो कितने हो जाएंगे? 10 तो ये हो जाएंगे। इसके अलावा जो उसमें व्यंजन है 4 वो, तो कुल संख्या इनकी कितनी हो जाएगी? महाप्राणों की 14 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 14 हो जाएगी। और कोई विकसित ध्वनि पूछ ले तो वही विकसित ध्वनि ये है ढ। ये जो ध्वनि है ये क्या है? महाप्राण की तरह ही इसका उच्चारण होता है। तो ये विस्तार से हमने व्यंजनों का वर्गीकरण किया है। और प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो यहां से यानी श्वास या वायु की मात्रा के आधार पर भी अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो आपने अगर पूरे ध्यान के साथ अगर इनको पढ़ा है तो कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें आपके स्वर और व्यंजन हैं वो कभी भी गलते नहीं होंगे। स्वर और व्यंजन से संबंधित कोई प्रश्न अगर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपके उस प्रश्न का उत्तर है वो सही होगा। लेकिन आपको थोड़ा अभ्यास करने की जरूरत है और इनको यानी अच्छे से समझने की जरूरत है। इसके अलावा जो भी आपके साथी हैं, जो आज आप चाहे वो टीचर ट्रेनिंग कर रहे हो या पटवार की तैयारी कर रहे हो, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हो या एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो या सीटेट या सीईटी की तैयारी कर रहे हो, तो सबके पाठ्यक्रम में ये जो बिंदु है वर्ण विचार, ये वर्ण विचार है। तो वर्ण विचारों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हो चुकी है। तो उन तक भी आप जो ये क्लासें हैं वो पहुंचाने का कष्ट करें ताकि उनका भी भला हो सके। वो भी हो सकता है किसी परिस्थितिवश वो कहीं किसी संस्थान में न जा पाए और वो घर पर रहकर भी अध्ययन कर लें। तो ये एक आपके लिए पुण्य का कार्य है कि आप उन तक भी जो ये पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ समझाया जा रहा है, विस्तार पूर्वक जो बताया जा रहा है, उन तक भी पहुंचाने का कार्य करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।